हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं और यह प्रश्न है शिक्षण कला एवं अध्यक्षता से संबंधित। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक। ये ऑप्शन में व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। फिर बी ऑप्शन में विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। फिर सी ऑप्शन में विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में कहा जा रहा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक कैसे होंगे, यानी व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चे जहाँ हैं वहाँ पे कैसे शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो सी ऑप्शन राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, यानी व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षित हो वैसे शिक्षक की आवश्यकता होगी। और ए ऑप्शन में है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। और बी में है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है एक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन ए क्लासरूम ए टीचर शुड। ए में है केवल उदाहरण देने चाहिए, गिव ओनली एग्जाम्पल्स। बी में है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स। फिर सी में है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। डी में है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। कौन सा ऑप्शन जो होगा सो राइट होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स जो है दोनों देने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उदाहरण एवं गैर उदाहरण जो है शिक्षक को दोनों देने चाहिए, सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। यहाँ पे सुगम होगा, सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। ये ऑप्शन में है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन इथिकल कंसिडरेट। फिर बी में है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। फिर सी में है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। फिर डी में है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य जो है डैश से है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से होगा। तो क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम, यानी अधिगमकर्ताओं यानी सीखने वाला के लिए जो है सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से, तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, ए में है प्रतिक्रियावादी सोच रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। फिर बी में है सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग। फिर सी में है अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर डी में है मूर्त सोच। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। व्हेन चिल्ड्रेन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड
इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज कॉल्ड। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, यानी जब बच्चे जो है प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो सृजनात्मक सोच। जब बच्चे को किसी भी विचार दिया जाता है और वह बच्चे अपने से सोचते हैं उसके बारे में, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश है। ये ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम, आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर बी में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न यानी बाधाएं, विघ्न बाधाएं। फिर सी में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। फिर डी में है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश है। तो ये ऑप्शन राइट होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये ऑप्शन राइट होगा। और बी में बोला जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न बाधाएं, नहीं रॉन्ग होगा। फिर सी में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, नहीं, बल्कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। ए टीचर्स रोल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग हर क्लास डैश। ए में है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। फिर बी में है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। फिर सी में सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। फिर डी में है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती। अधिगम यानी सीखना, सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका जो है कैसी होनी चाहिए। तो सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, सहयोग करना बच्चों को और प्रत्येक समूह की जो है निगरानी करना चाहिए एक शिक्षक को। सी ऑप्शन राइट होगा। और ए में है बोला जा रहा है एक मुख दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर भी में है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो ये तो सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे उन्हीं समूह का सहयोग करना, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा जा रहा है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। ए में है विभेदी अनुदेशन, जनित अनुदेशन। फिर सी में है सटीक शिक्षण और डी में है त्रुटिहीन अनुदेशन। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर
उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर पढ़ाने की क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, तो विभेदी अनुदेशन। ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। ए में है अनुकरण, बी में है अवलोकन, सी में है संशोधन, फिर डी में है प्रतिरूपण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, तो वह शिक्षण की अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? ए में है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, यानी डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। फिर बी में है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। फिर सी में अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। फिर डी में देखेंगे तो डी में बोला जा रहा है विकास एवं अधिगम अतः संबंधित और अतः निर्भर होते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। इसका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से जो है सूचित करता है, यानी विकास एवं अधिगम के बीच को सही तरीके से सूचित करता है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो विकास एवं अधिगम को सही तरीके से सूचित करता है डी ऑप्शन। डी में कहा जा रहा है विकास एवं अधिगम अतः संबंधित और अतः निर्भर है, यानी एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। सी में कहा जा रहा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर बी में है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फिर ए में कहा जा रहा है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, नहीं, दोनों संबंधित है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। तो यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। ए में है मानसिक उपकरण मेंटल टूल्स, बी में है स्कीमा, सी में है प्रतिमान यानी इमेज और डी में है मानसिक मैप मेंटल मैप्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, स्कीमा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो स्कीमा, बी ऑप्शन राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।